हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास हमारा भारत 4 आपकी ये किताब है और इसका पाठ नंबर 8 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करने वाले हैं। हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी। पाठ का नाम है आपका भारत का विभाजन, रियासतों का एकीकरण एवं विस्थापितों का पुनर्वास। चलो शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs हर एक चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी, साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। फिर से जाने मतलब हमें इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं करना होता, सिर्फ पढ़ना होता है एक बार। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसके अलावा जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी हम जानते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 562 रियासतें थी। लगभग बोल रहे हैं, तुक्का तुक्का, अंदाजा, ठीक है। कश्मीर के शासक का नाम महाराजा हरि सिंह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कभी भी है ना, ऐसे फालतू पॉइंट नहीं देते, ये वही पॉइंट देंगे जो हमारे काम की है और हमें पता होने ही चाहिए चैप्टर पढ़ने के बाद भी, ठीक है। तो वही पॉइंट है जो हमें बेसिकली हमारी नॉलेज में होने चाहिए। भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था। जिन्ना का संबंध मुस्लिम लीग से था। शरणार्थियों का सबसे बड़ा शिविर कुरुक्षेत्र में लगा। चलो अब आइए विचार करें, यानी कि अब मेन प्रश्न उत्तर जो हमारे हैं उनको हम करते हैं। भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ? इसके अंदर जो है ना, आपको नोट्स के अंदर मैंने नोट्स लिखे हुए हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 10-11 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन देखो भाई, आपको भी पता है क्वेश्चन 20 नंबर का नहीं आता है ना। एग्जाम होगा हमारा, एग्जाम में 20 नंबर का प्रश्न आता ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स कितने का आता है? 5-6 नंबर का, ठीक है। अब ये 5 नंबर के लिए हम 20 पॉइंट लिखना कोई लेजिट बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट काफ़ी बड़े बड़े हैं। सो हम जो है यहाँ पे सिर्फ 5-6 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनको आप यहाँ पे से रिवाइज कर सकते हो। आसान आसान वाले मैंने लिख दिए हैं और जो थोड़े डिफिकल्ट से थे वो मैंने हटा दिए बीच में से, ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारे याद करने हैं तो भाई नोट्स में जाके प्रिपेयर कर सकते हो, आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट हमारी cclchapter.com, और भी बहुत सारा जो है वहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा आपको। अगर आपको चाहिए हो तो विजिट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट हमारे पास में बहुत सारे कारण है। पहला कारण है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, यानी कि भारत में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में अंग्रेजों ने मुसलमानों का पक्ष लेना और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों में आपसी फूट डालने का हर संभव प्रयास किया। इसकी वजह से फूट डलती गई और 1947 में भारत का विभाजन हो गया। हमें कारण बताने हैं तो ये उनमें से एक कारण है जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं रहे अब, ठीक है ना। तो वो दुश्मन बन चुके थे। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा। भारत के विभाजन का मुख्य कारण मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा थी। मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्य में स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राजनीतिक अस्तित्व के रूप में उनके हितों की रक्षा करेगी। 1939 में जब ब्रिटिश सरकार की मनमानी नीति के विरोध में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, मतलब बेकार काम था ना, लेकिन उस समय जो है जिन्ना ने मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाने के लिए कह दिया कि भैया ये आ गया अब अच्छा टाइम, ये अब मुक्ति दिवस मनाओ। 1940 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक स्वतंत्र देश पाकिस्तान की मांग संबंधी प्रस्ताव पास करके अलग स्वतंत्र राज्य के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया, जिसके कारण भी विभाजन हुआ। अब जिन्ना तो मान नहीं रहा था और कांग्रेस से बहुत चिढ़ता था, तो जिसके चलते जो है उसने विभाजन करवा दिया। जिन्ना की हट धार्मिकता। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपनी हट धार्मिकता पर चलते हुए लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता का राग अलपता रहा, यानी कि वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया जबकि कांग्रेस से कोई भी नहीं गया था। वह हर उस प्रस्ताव का विरोध करता रहा जिसमें पाकिस्तान का समर्थन नहीं था। उसने दंगे व कत्लेआम करवाकर कांग्रेस पर दबाव बनाया और पाकिस्तान बनवाने में सफल हो गया। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मार्ग में बाधाएं डालने की नीति अपनाई। दूसरी ओर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मुस्लिम लीग का साथ चाहती थी, यानी कि वो इकट्ठा करना चाहती थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठी हो जाए। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग अलग ही अपनी बुद्धि लगाए बैठी थी। इनसे जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे जिसके पीछे मुस्लिम लीग का ही हाथ था। कांग्रेस को अब ये विश्वास हो गया था कि देश की शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश के बंटवारे को स्वीकार करना जरूरी है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही एवं सांप्रदायिक दंगे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान का निर्माण करने व सत्ता प्राप्त करने के लिए बेचैन हो रही थी। उसने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को
प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कर दी। उस दिन बंगाल विशेषकर कलकत्ता में दंगे मचवा दिए। पूरे कलकत्ता में यहाँ मुसलमानों ने सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया। शीघ्र ही सांप्रदायिक दंगों की यह आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। ऐसी परिस्थिति में निर्दोष जनता के खून खराबे को बंद करने के लिए कांग्रेस देश के विभाजन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट लिख रखे हैं। ये 5 पॉइंट का मतलब है 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो 3 पॉइंट लिखने हैं। नंबर के हिसाब से देख लेना, 1 पॉइंट 1 नंबर का आपका बनता है। तो अगर 3 नंबर में 2 1 2 नंबर का तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। 3 नंबर में या 5 में आएगा तो 3 में आएगा तो 3 पॉइंट, 5 में आएगा तो 5 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्या विभाजन को टाला जा सकता था? क्या आपको लगता है कि विभाजन को टाल सकते थे या नहीं? वो आपकी राय यहाँ पे पूछी गई है। आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हो इसमें जो आपको लगता है। बट यहाँ पे मेरे को लगता है हाँ, विभाजन को टाला जा सकता था, बंटवारे की जरूरत थी नहीं। बहुत सारे मतभेदों के कारण मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता होना बहुत मुश्किल था। मतलब लग रहा था कि भाई नहीं हो पाएगा। कांग्रेस के नेता सत्ता प्राप्त करने में लग गए और उन्होंने देश के विभाजन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उनको मतलब ही नहीं रहा कि भाई जिन्ना इतना बड़ा बवाल मचवा देगा देश में। अगर शुरुआत में ध्यान देते तो कुछ बन जाता। महात्मा गांधी के प्रयासों में उनकी सहायता किसी ने नहीं करी। महात्मा गांधी ने मना कर रहे थे ना, उन्होंने आंदोलन चलाने की कोशिश करी तो कोई एक्साइटेड नहीं भाई, किसी में ऐसी खुशी का माहौल नहीं है कि भाई सबको लगा पड़ा कि हमें बस अब तो हो चुका, जो होना था, आज़ादी होनी थी हो गई है, अब महात्मा गांधी की क्या जरूरत हमको। तो सब चिल करने लग गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बातें मनवाने के लिए पूरे देश में दंगे करवा दिए ताकि नेताओं के ऊपर दबाव बढ़े, पढ़े लिख रखा है बढ़े है ये, ठीक है ना, बढ़ जाए और वह ज़्यादा विचार ना करे, जिसकी वजह से विभाजन हो पाया उनका। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि ये लोग जो है ना ध्यान देते टाइम से, तो विभाजन होता ही नहीं कभी भी। शुरुआत से जो है अंग्रेजों की तो वैसे ही चाल चल रही थी, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ के आए हैं। चलो देखते हो। तो आपकी राय थी भाई, आप कह सकते हो कि हाँ की बजाय आप कह सकते हो नहीं, विभाजन को नहीं टाला जा सकता था, विभाजन जरूरी था क्योंकि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र की मांग थी, और ये वो कुछ भी चिपका सकते हो भाई, आपकी इच्छा है वो। ये पर्सन कोई ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज ही टेपना है, आपकी इच्छा के हिसाब से वो। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका पर विचार करें। यानी कि जो रियासतें थी 562 के आसपास, तो उन रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, उसमें सरदार पटेल की क्या भूमिका थी, वो हमको बतानी है। 4 जुलाई 1947 को सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों से अपील की गई कि देश के सामूहिक हितों के लिए रियासतों को सुरक्षा, विदेशी मामलों और संचार संबंधी विषयों पर भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए। तत्पश्चात रियासतों के समायोजन संबंधी पत्र तैयार किया गया। सरदार पटेल तथा उनके सचिव मेनन नाम है ये बंदे का, ने बहुत से शासकों से भेंट की और उनसे अधिमिलन संबंधी पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपील की। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप अधिकतर रियासतें स्वतंत्रता से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गई। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत की स्वतंत्र सरकार को रियासतों के संबंध में केवल जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। सरदार पटेल के योगदान को देखते हुए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई थी। तो ये थी यहाँ पे टोटल भूमिका, यानी कि जो देश में इतने सारे राजा थे ना, 562 कुछ राजा थे, तो उनको मनाना कि हमारे संग, हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी गैंग में, तो वो बहुत ही मुश्किल टफ काम था। तो वो काम करा था सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के विलय पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अलग से बना रखी है, उसमें देख लेना। एक आध क्वेश्चन और भी ऐड किया है जो छोड़ रखा था इन्होंने काम का यार। चलो अब देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 रियासतें थी जो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए ना, कि 3 रियासतें देखो यहाँ पे बता रखा बाकायदा, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की समस्याओं का सामना। तो ये जो 3 रियासतें थी ये मान नहीं रहे थे इनके शासक, तो इनको कैसे मनाया गया, इनका भारत में विलय कैसे हुआ, वो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ठीक है, अलग अलग जगह पे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। अगर आपके पास बुक में मैप है तो अच्छी बात है, वैसे दे रखा है आपकी हरियाणा बोर्ड की किताब में भी। तो ये हमारा कुछ मैप ऐसा सा है ना, इंडिया का मैप है ना, बस भाई ऐसा ही बनता है, काम चला दो इससे, ठीक है। अब इस मैप के अंदर अगर आप गौर करते हो तो यहाँ कहीं पे तो आपका पड़ेगा हैदराबाद, ठीक है, ये तो सबको पता है। कश्मीर यहाँ पे, हरियाणा वालों को सबको ही पता है। चलो यहाँ पे पड़ता है इधर गुजरात के आसपास में जूनागढ़। तो ये जो क्षेत्र थे, यहाँ के शासकों ने मना कर दिया था कि भाई हम तुम्हारी गैंग में नहीं आ रहे हैं। अब एक एक को मिलाया गया, शामिल किया गया अपनी गैंग में। चलो देखते हैं कैसे शामिल किया गया। अब
पहला है जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ काठियावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्रमुख रियासत थी। इस रियासत की कुल जनसंख्या का 80% हिंदू और 20% मुसलमान थे। जूनागढ़ का नवाब एक मुसलमान था। अब मुसलमान वाली गैंग में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही हुआ, जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी। अब जूनागढ़ भाई अलग ही जगह पे, मतलब पाकिस्तान अलग जगह पे बन रहा है, जूनागढ़ अलग जगह पे। नवाब की इस घोषणा का वहां की जनता ने घोर विरोध किया, क्योंकि भाई जनता हिंदू और तुम जा रहे हो पाकिस्तान में, गलत बात। जूनागढ़ के नवाब ने अपने पड़ोस की 2 रियासतों में अपनी सेनाएं भेजी थी, हमला करने के लिए भेजी थी वैसे तो, वो बोला कि मेरी है ये, और वो ये दोनों रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। भारतीय सरकार ने इसका उचित उत्तर देने के लिए, भाई तू ज़्यादा कर रहा है, उचित उत्तर देने के लिए ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना भेज दी। ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना के पहुंचने पर नवाब ने पाकिस्तान से मदद मांगी। अरे पाकिस्तान मदद कर दे मेरी, मैं मरने वाला हूं, मुझे हथियार दो, गोला बारूद दो। मदद की कोई आशा नहीं देखकर नवाब अपने परिवार और धन दौलत लेकर विमान द्वारा कराची चला गया। यानी कि वो फरार हो गया जब उसको लगा कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान से मदद नहीं आने वाली। और वो क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि भाई पाकिस्तान का उस जमीन से कोई सीधा संपर्क नहीं था, बीच में भारतीय संघ का, वो भारत का हिस्सा था, तो वो ऐसे कूद के कैसे आ जाती भारत के क्षेत्र में यार। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत करवाया गया, यानी कि जनता से वोट कराई गई। इस जनमत में 99% मत भारतीय संघ में सम्मिलित होने के पक्ष में थे, क्योंकि भाई हिंदू थे, हिंदू जो है हिंदुस्तान में आना चाहेंगे। इस प्रकार जो है जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल किया गया। दूसरा है हमारे पास, वो है हैदराबाद का विलय। हैदराबाद कैसे शामिल किया गया? काफ़ी बड़े बड़े लग रहे होंगे ना आपको पॉइंट, ये छोटे छोटे हैं भाई, इससे छोटे नहीं कर सकते हम कहानी को। कहानी बतानी है मैं पूरे विलय की। ये जो है ना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूरा इकट्ठा नहीं आएगा ये कभी भी, बहुत ही रेयर चांस होगा। अगर आ गया तो भाई वो आपको रुलाने वाला ही आएगा फिर तो बेफालतू में। बाकी जो है ना एक एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग से क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं वो आपसे। तो इसको क्वेश्चन को तो कर लेना पूरे का पूरा, ठीक है, याद पूरा कर लेना, लेकिन पार्ट्स में देने के आसार मेरे को लग रहे हैं कि जैसे हैदराबाद का विलय अकेला पूछ लेंगे, या फिर जो है आपसे कश्मीर का विलय अलग से पूछ लेंगे, जूनागढ़ का अलग से, एक एक पूछेंगे, ऐसे इकट्ठा नहीं पूछेंगे पूरा पूरा, नहीं तो आपको भाई क्या ही बताओगे आप, मतलब लिख लिख के थक लोगे आप। चलो देखते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद भारत की बड़ी रियासतों में से एक थी। 1947 में मीर उस्मान अली खां बहादुर, ये बंदे का नाम है, हैदराबाद का शासक था, निजाम कहते हैं जिसको उधर की भाषा में। हैदराबाद की रियासत में 85% जनसंख्या हिंदुओं की थी। निजाम किसी भी संघ में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि यार बहुत बड़ी रियासत थी वो। उसने भारतीय संघ के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना काफ़ी बड़ी लाइन थी, मतलब बहुत सारी लाइनें थी कि ये प्रस्ताव भेजा, वो भेजा, फलाना ढिमक्का, कुछ भी नहीं माना उसने, सारे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया उसने सीधा। मैंने इसीलिए शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है। मतलब यार ज़्यादा लिखो, पहले ही बहुत बड़ा है ये, मेरे को लग नहीं रहा देखो कितना बड़ा है, तो इसीलिए मैंने छोटा करने की कोशिश करी जितना हो पाया मेरे से। अब फालतू के मेन पॉइंट काट देंगे तो क्या ही सेंस रह जाएगा फिर उत्तर का। तो यहाँ पे अस्वीकार कर दी। 29 नवंबर 1947 में भारत की स्वतंत्र सरकार और निजाम के बीच एक समझौता हो गया। इसके अनुसार भारत सरकार और निजाम दोनों ने मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए एक दूसरे के हितों में कार्य करने का वचन दिया। परंतु हैदराबाद का निजाम अधिक समय तक इस समझौते की शर्तों पर टिक ना सका, वो धोखा करने लग गया। उसने अपने फरमानों द्वारा हैदराबाद से भारत जाने वाली सभी मूल्यवान धातुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उसने जो है भारतीय सिक्कों को भी अवैध घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त हैदराबाद के निजाम ने भारतीय सरकार की स्वीकृति के बिना रियासत की सेना की संख्या बढ़ा दी। रजाकारों ने जो है वहाँ वहीं पे लोग रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने हैदराबाद के मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। मतलब पूरा ऐसे बवाल वाला काम हो गया था यहाँ पे। अंत में विवश होकर जो है भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का निश्चय किया। 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी, ये उस बंदे का नाम है, मेजर जनरल जो वहाँ भेजा गया था, उसके नेतृत्व में सेना जो है हैदराबाद भेजी गई। 18 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और उस पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा हो गया, इन राजा क्या करेगा, निजाम क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो उसके बाद निजाम ने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा कर दी कि मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे संघ में शामिल हो जाऊँगा। भाई मतलब पहले बढ़िया चोट दिखा रहा था, बाद में लाइन पे आया वो। चलो देखते हैं कश्मीर का विलय। ये विलय आज तक हुआ है नहीं भी हुआ है, मतलब बड़ा झगड़ा है इस विलय को लेके। चलो जानते हैं कश्मीर का विलय कैसे किया। भारत में हो गया बस कहने को, लेकिन भाई इतना बवाल है आज के टाइम पे बीच में। देखो मामला क्या था, क्यों ऐसे बवाल है आप समझ जाओगे। कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, यानी कि वो एक हिंदू शासक थे। अब रियासत के बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी। सेम जो है ना जैसे जूनागढ़ में था कि राजा मुसलमान था और प्रजा हिंदू थी, तो वो कहाँ आया,
हिंदुस्तान में। लेकिन यहाँ उल्टा था भाई, यहाँ पे हिंदू सिर्फ राजा था और बहुसंख्यक क्या थी, मुसलमान थे। इस रियासत की सीमाएं भारत पाकिस्तान दोनों के साथ लगती थी। तो लॉजिकली आप अगर समझोगे तो ये पाकिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी। इसीलिए जो है इन्होंने, लेकिन भाई टाइम की बात होती है, तो इसीलिए दोनों देश इसे अपने देश में शामिल करने के इच्छुक थे। लेकिन कश्मीर का शासक किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहता था। कश्मीर की रियासत को अपने साथ मिलाने हेतु विवश करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। पाकिस्तान की सरकार तो भाई ये लगा हुआ था, हरामी सरकार थी, और उसको लगा कि भाई चलो कब्जा मारते हैं कश्मीर पर जाकर, सीधा ऐसे चुपचाप बैठ के क्या ही करेंगे। तो उन्होंने जो है वहाँ पर पहले तो नाकेबंदी कर दी। पाकिस्तान ने कश्मीर को अनाज, पेट्रोल, कई अन्य वस्तुओं की आपूर्ति बंद कर दी। सीमावर्ती क्षेत्रों में कबायलियों द्वारा गड़बड़ी करवानी शुरू कर दी और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली हमला करवा दिया। अब ये जो हमला था इसकी वजह से बहुत असर पड़ा, वहाँ पे बहुत मारकाट हुई, लूटपाट हुई, और जम्मू कश्मीर की सेना ने कर्नल नारायण सिंह के नेतृत्व में, अब वहाँ हर शासक की अपनी सेना होती थी ना, तो वहाँ का जो शासक था वहाँ पे कर्नल था, कर्नल नारायण सिंह, तो उसकी सेना में कबायलियों का उन्होंने मुकाबला किया। लड़ाई के दौरान रियासत में के कुछ मुसलमान सैनिक भी कबायलियों के साथ मिल गए, यानी भाई अपनी गैंग वालों के साथ समर्थन दे दिया उन्होंने भी, क्योंकि बहुसंख्यक क्या थे वहाँ पे, मुसलमान थे। तो उस वजह से जो है उनको वो समर्थन मिल गया और वो जो सेना थी वो देश मतलब उसके साम्राज्य में घुसती चली गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कबायलियों ने रियासत के कई सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और श्रीनगर की बिजली सप्लाई, ये जो अभी राजधानी है, तो इसकी जो है ना मतलब सेंटर सी में पड़ती है, तो यहाँ पर जो है बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। ऐसी परिस्थितियों में अब बुरी कंडीशन हो गई, देश मतलब ऐसा लगने लग गया था राजा को कि भाई अब नहीं बचने वाला। अब वो था हिंदू राजा, वो भी कम नहीं था भाई। ऐसी परिस्थितियों में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, देखो 22 अक्टूबर 26 अक्टूबर समझो, 4 दिन के बाद ही जो उसने भारत की सरकार से सैन्य सहायता की अपील कर दी कि भारत मुझे सैनिक दो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग में शामिल हो जाऊँगा, मेरे साम्राज्य को बचा लो तुम। तो ये अपील करी और अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करना उसने स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जो पीटा पाकिस्तानियों को, भाई भाई बस पूछो ही मत, जल्दी घुटने टेक गए थे वो कबायली। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, विस्थापितों की समस्याओं का वर्णन करते हुए उनके पुनर्वास पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट बताने हैं। एक तो है हमारे पास में विस्थापनों की समस्या, यानी कि जो विस्थापित लोग आए थे उनको समस्या क्या क्या हुई, और उसके बाद जो है पुनर्वास कैसे हुआ उनका, मतलब वो कैसे बसे, क्या सीन हुआ, वो भी हमको थोड़ा सा बताना है यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं। विस्थापितों की पहले समस्या देखते हैं। विभाजन के कारण सबसे अधिक दुख और मुसीबतें पाकिस्तान से विस्थापित हुए हिंदू और सिखों को सहनी पड़ी। विस्थापित होकर भारत आए इन लोगों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। 5 समस्या यहाँ पे बता रखी शायद से, और 5 में से आप 5 ही याद कर लेना और क्या करोगे। चलो पहली समस्या जो है विस्थापितों के लिए निवास स्थान उपलब्ध करवाने की थी। लाखों की संख्या में हिंदू और सिख अपने अपने गांव, शहर और घरों को छोड़कर भारत आ गए थे। उनके पास भारत आने पर ना तो घर था ना छत थी जिसके नीचे रहकर वे अपना जीवन व्यतीत कर सके। विस्थापितों की दूसरी बड़ी समस्या थी भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की। पाकिस्तान से भारत आते हुए इन लोगों की धन संपत्ति लूट ली गई थी। अब इनके पास भोजन, वस्त्र और अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तीसरी समस्या जमीन की थी। जो सिख या फिर हिंदू जमींदार पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारत आने पर उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे तो ज़मीन लेके बैठे होंगे वो लोग जिस पर वे खेती कर सके, जबकि पाकिस्तान में उनके पास खेती योग्य ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन थी। तो वो भी एक उनके लिए समस्या थी, भाई अब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी हमारी। चौथी समस्या रोजगार एवं व्यवसाय की थी। अधिकतर हिंदू तथा सिख विस्थापित पाकिस्तान के शहरों के रहने वाले थे और वहाँ उनका अच्छा व्यापार चलता था। इनमें कई अमीर साहूकार और व्यापारी भी शामिल थे। अनेक लोगों के पाकिस्तान में अपने उद्योग धंधे भी थे। विस्थापितों की 5वीं समस्या जो है बिछुड़े हुए अपनों से मिलने की थी। भाई ये तो मतलब ऐसे होता है ना, परिवार बिखर चुका था, पता नहीं कौन कहाँ छिपके, कौन जिंदा है, मर गया, क्या सीन हो रहा है, तो वो भटक रहे हैं ऐसे लोग जो है, उनको नहीं पता उनका परिवार कहाँ पे है, तो वो भी उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। भारत विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आ रहे हिंदू तथा सिख विस्थापितों के परिवार बिखर गए। विस्थापन के अराजक माहौल में कई परिवारों से उनके सदस्य बिछड़ गए। ये लोग या तो दंगे की भेंट चढ़ गए या उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया था। तो ये तो रहा समस्याएं उनकी, भाई इतनी सारी तकलीफें उनको सहन करनी पड़ी। फाइनली जो है अब देखते हैं उनको जो है पुनर्वास कैसे हो, मतलब उनको बसाया कैसे गया भारत में आने के बाद में। चलो वो भी जानते हैं। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से लाखों की संख्या में आए हिंदू एवं सिख विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की समस्या अत्यंत कठिन और गंभीर थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष
पुनर्वास विभाग की स्थापना की गई। भारत की सरकार ने पुनर्वास विभाग के माध्यम से विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। भारत सरकार द्वारा स्थापित पुनर्वास विभाग ने विस्थापितों के रहने एवं उनकी देखभाल के लिए कई शहरों में विस्थापित शिविर स्थापित कर दिए। इन शिविरों में विस्थापितों के लिए भोजन, कपड़े आदि देने की व्यवस्था की गई। बीमार व्यक्तियों के लिए डॉक्टर और निःशुल्क दवाइयों की भी व्यवस्था की गई। विस्थापितों के लिए राशन कार्ड बनाए गए ताकि उन्हें आटा, चावल, दाल, चीनी ये मिल सके। इसके बाद धीरे धीरे लोगों को शहरों और गाँव में बसाना शुरू कर दिया, यानी कि जो लोग शहर के थे उनको शहरों में बसा दिया, जो गाँव के थे उनको गाँव में उनको ज़मीन भी दी गई। उन्हें सरकार द्वारा काम करने के लिए रोजगार और ज़मीन भी उपलब्ध करवाई गई। तो इस तरीके से उनको बसाया गया। सिंपल बता दिया मैंने भाई, वैसे तो बहुत बड़ा हो जाता नहीं तो ये। अब ये क्वेश्चन में से देखो नीचे वाला नहीं आएगा, विस्थापित वाला विस्थापितों को जो समस्या हुई है वो पूछ सकते हैं, लेकिन ये दो टाइप से आ सकता है। तो छोटा क्वेश्चन बना देंगे भाई 2 नंबर का, या फिर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको। यहीं तक 4-5 पॉइंट है, 5 के 5। लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लिखोगे आप, तो उसके लिए मैंने जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अलग से क्वेश्चन एक बना रखा है उसी में, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा छोटा सा क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, इतने सारे पॉइंटों को शॉर्ट कैसे कर सकते हो आप। तो फिलहाल ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं, आओ करके देखें, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। अपने आसपास बसे किसी शरणार्थी परिवार से संपर्क करके उसके विभाजन विस्थापन पर चर्चा करके एक लेख लिखिए। तो भाई ये विस्थापन के ऊपर चर्चा कैसे करें भाई? विस्थापन वाले लोगों से जाओ, घर के बाहर निकलो और पता लगाओ भाई कौन है, कहाँ है, तो वो खुद ही करना आपको, मैं नहीं ढूंढने वाला, क्योंकि मेरा तो विस्थापन नहीं हुआ भाई, मेरे दादा वादा यहीं के थे, तो अपन तो यहीं के है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसियों को मैं क्यों ढूंढूं भाई, है ना? तुम्हें ढूंढना है, तुम्हारा काम है, स्कूल वालों ने तुमको दिया है, स्कूल वालों ने नहीं, वैसे बुक वालों ने दिया है। चलो कोई ना, इग्नोर दिस, फालतू क्वेश्चन हमारे लिए, मतलब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए देते हैं लोग आपको क्वेश्चन, अगर चाहो तो कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, शरणार्थियों की जीवन शैली के स्थानीय जनता पर पड़े प्रभावों की सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमको बताना है कि जो शरणार्थी आए थे, बाहर से लोग आए थे विस्थापन के बाद में, तो उसकी वजह से जो जीवन शैली थी स्थानीय जनता की, जो वह वहाँ पर पहले से ही रह रही थी, उनको क्या क्या दिक्कतें मतलब सहन करनी पड़ी। तो देखते हैं क्या क्या दिक्कतें हुई, और भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, आपकी इच्छा वो, तो मैंने इतने ही करे हैं। बहुत सारे इलाकों में भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, जो विस्थापन के इलाके थे वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई भाई। पहले खुला इलाका, बवाल मचा हुआ, वहाँ पे चैं हो रखी है। विस्थापन की वजह से लगभग पूरे उत्तर भारत में दंगे भड़के हुए थे, हिंदू मुसलमानों को मार रहे और मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, तो ये भी एक बवाल था। लोगों को डर से अपना जीवन जीना पड़ रहा था, लोग छिपे बैठे थे घरों में, क्या पता कौन आए और संपत्ति लूटे और कुट मार डाले उनको या लुढ़का दे, पता नहीं क्या सीन होगा उनके साथ, बेचारों के साथ में। तो वो डरे हुए थे, लोगों की संपत्ति लूटी जा रही थी, यानी कि जो कि मैंने बता ही दिया इस पॉइंट के अंदर भी, कि लोगों से जो है धन संपत्ति जो भी थी मार मूर के या कैसे भी करके लूटी जा रही थी। और भी बहुत सारी समस्याएं थी, उनका जो है धर्मांतरण कर रहे थे, पकड़ पकड़ के लोग जबरदस्ती, या अपने साथ उठा के ले जा रहे थे, बहुत सारे बवाल थे। तो आप चाहो तो कितने भी लिख लो भाई, मैंने 4 ही लिखे हैं क्योंकि पेपर में नहीं पूछने वाले इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, कल्पना करें, यानी कि आपको बस सोचना है। आप शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं, एक विस्थापित है, यानी कि आप सोचो कि आपका विस्थापन हुआ है, आप पाकिस्तान से भारत आए हो, आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आएंगी और आप उनसे आप क्या उपाय करेंगे, उनके आप क्या उपाय करेंगे। यानी कि पहले हमें बतानी है कि हमें क्या क्या तकलीफ़ें सहन करनी पड़ेंगी, उसके बाद हमको बताना है कि उन तकलीफ़ों को कैसे ठीक करेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं कैसे ठीक करेंगे। अगर मैं शरणार्थी शिविर में रह रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खाने की समस्या, भाई खाऊंगा क्या, मतलब ऐसे होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे कंगाल हैं, बिल्कुल भटक रहे हैं, भटकती आत्मा है हम, और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। खाने की समस्या होगी पहले, तो फिर रहने की देखनी पड़ेगी, रहेंगे कैसे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि सरकार दे रही थी तंबू, लेकिन इतने तंबू नहीं थे जितने लोग थे भाई। रोजगार की समस्या, भाई काम क्या करेंगे, मतलब पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आएगा तो खाऊंगा क्या, मतलब घुमा फिरा के वही यार, रोजगार तो चाहिए। अपने परिवार की समस्या, मेरा परिवार अगर बिछुड़ चुका होगा या फिर परिवार साथ होगा तो संभालने की दिक्कत भाई, कि मतलब कोई कुटका ना दे परिवार को, या फिर जो है अगर साथ नहीं है तो भाई कहाँ गुमशुदा हो गया, उसको ढूंढने की समस्या, मतलब थी समस्या कहीं ना कहीं। और लास्ट है हमारी जीवन की समस्या, यानी कि हमारे खुद के प्राण भाई इतने कीमती हैं, क्या पता उन्हीं को कोई लेके चला जाए यहाँ पे, तो वो भी एक दिक्कत थी, बड़ी दिक्कत थी, क्या पता बीमारी से मर जाए या क्या भी, कुछ भी हो सकता है ना। तो बहुत सारी समस्याएं थी। अब इन सारी समस्याओं से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, सरकार से सहायता मांगूंगा। ए सरकार मेरी मदद करो, मदद करो, खुद भी जीवन को बेहतर करने की जो है कोशिश करूँगा और रोजगार की तलाश करूँगा, क्योंकि भाई पैसा है तो आधे समस्या निपट जाती है ना, ये तो सबको पता है, सारी नहीं निपटती, आधी निपट जाती है, ठीक है।
तो उनको निपटाने के लिए मैं कोई रोज़गार ढूंढूंगा भाई, जो भी काम मिलेगा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा जो भी मिलेगा उसको कर लूँगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना गुजारा बसारा कर लूँगा, जिंदा रह लूँगा विस्थापन के बाद भी। तो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, आई होप आपने कर लिए होंगे। टेपने हो भाई नोटबुक में, अगर तो वीडियो से टेपना चाहो तो वीडियो से टेप लो, नहीं तो भाई वेबसाइट पे लिख रखा है। उसके अलावा जो है ना कंप्लीट बुक का सोल्यूशन है भाई, आप जाके देखते ही नहीं हो, वहाँ पे मैंने लिख रखा है, वहीं फालतू फंड में लिख रखा है भाई, आपके लिए बना रखे हैं वो सारी चीज़ें। तो आप जाके देखा करो, और भी बुक्स के सोल्यूशंस वगैरह मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। तो विजिट कर लेना, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे, हरियाणा बोर्ड के MCQ पिछले सालों के एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो विजिट कर लेना cclchapter.com पे। मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।